एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है, इनके क्या क्या स्रोत हैं, इन सब चीज़ों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग सार्वजनिक व्यय को डिटेल पूर्वक पढ़े थे। तो जो वर्तमान आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्यों के लिए विकास के कारण सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि हो रही है, उसके लिए सरकार को क्या होता है कि सार्वजनिक आय के नए स्रोत ढूंढने पड़ते हैं। यानी कि व्यय करने के लिए आवश्यकता उनकी सरकार की आवश्यकता, सार्वजनिक आय की आवश्यकता बढ़ जाती है और उसे पूरा करने के लिए नए नए स्रोत ढूंढने पड़ते हैं। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक आय के स्रोतों को ही ढूंढना नहीं है, स्रोतों को ढूंढने के साथ साथ समाज में फैली हुई आय की असमानता को दूर करना। यानी कि जो समाज में आय की असमानता है, उसकी गैप को कम करना है। तीसरी उद्देश्य है इनका कि जो रोजगार है, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। चौथी है मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है उसको कम करना, यानी कि मुद्रास्फीति को रोकना। इन सब चीज़ों के उद्देश्य से सरकार जो है यह सार्वजनिक आय के स्रोतों को ढूंढने में लगी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक आय केवल सरकारी व्यय की पूर्ति ही नहीं करती है, बल्कि वर्तमान समय में अनेक गैर आर्थिक क्रियाकलापों में भी सहायक बन चुकी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक आय वर्तमान समय में राजस्व का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। तो ये हम इसका सार्वजनिक आय के बारे में हम थोड़ा सा इसका परिचय हम जाने। अब हम जानते हैं सार्वजनिक आय का अर्थ होता क्या है, एक्चुअल में इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक अर्थ को हम मुख्यतः दो प्रकार से लगाते हैं। पहला विस्तृत रूप से इसका अर्थ हम जान सकते हैं, दूसरा है संकुचित अर्थ से। तो संकुचित अर्थ में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक आय में केवल उन्हीं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, यानी कि समावेश किया जाता है, जो समान रूप से आगम के अंतर्गत, यानी कि आय के समान रूप से आगम रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। जैसे करों, शुल्कों, जुर्माना, संपत्ति अधिग्रहण एवं सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त की गई आय इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये था हमारा संकुचित अर्थ में सार्वजनिक आय का अर्थ। लेकिन अगर हम विस्तृत रूप में अगर इसको जानें तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जितने चीज़ कर से शुल्क, जुर्माना, संपत्ति अधिग्रहण एवं सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त की गई आय के साथ साथ हम क्या करेंगे, लोक ऋण, उपहार, अनुदान आदि को भी शामिल कर लेंगे। तो जो मतलब मुख्य रूप से टोटल जो आय प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ देख लीजिए, कहने का मतलब है विस्तृत रूप से सार्वजनिक आय के अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों, सभी तरह के रिसिपेंट्स जो होते हैं को शामिल किया जाता है, तथा इसमें लोक ऋण, उपहार, अनुदान आदि को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये विस्तृत अर्थ में था। अब देखिए, प्रोफेसर डाल्टन ने अपनी परिभाषा में उन्होंने बतलाया कि सार्वजनिक आय का संकुचित और विस्तृत दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत सभी प्राप्तियां शामिल किए जाते हैं, किंतु संकुचित अर्थ में इसके अंतर्गत केवल उन्हीं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जो आगम रेवेन्यू की समान धारणा के अंतर्गत आते हैं। यही बात अभी हमने बतलाया। यहाँ पे समान रूप, यानी कि समान रूप से जो आगम है उसको शामिल किया जाता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्व में सार्वजनिक आय का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही किया जाता है। राजस्व में सार्वजनिक आय का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही किया जाता है, जो उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक आय का तात्पर्य सरकार की उन सभी प्राप्तियों से है जिनसे सरकार के दायित्व में कोई वृद्धि नहीं होता है। मतलब सरकार की दायित्व में कोई वृद्धि नहीं होता, अर्थात जिन्हें सरकार को भविष्य में लौटाना नहीं पड़ता है। मतलब सही अर्थ में अगर माने तो जो मुख्य रूप से सरकार के दायित्वों में वृद्धि, दायित्व मतलब सरकार की जिम्मेवारियों में वृद्धि नहीं हो, यानी कि भविष्य में इसे जैसे कि ऋण चुकाना हो, ऋण उपहार आदि को शामिल नहीं करते हैं। तो ये था सार्वजनिक आय का अर्थ। अब हम जानते हैं सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोत। इसके कई स्रोत हैं, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक आय का रूप हैं, जिसका वर्गीकरण यहाँ किया गया है। आइए देखते हैं। पहला कर स्रोत, प्रमुख स्रोत, ध्यान दीजिएगा ये प्रमुख स्रोत है। कर से प्राप्त होने वाली आय, शुल्क से प्राप्त होने वाली आय, विशेष कर निर्धारण में व्यावसायिक आय अथवा कीमत, अर्थदंड एवं जुर्माना, मृतक की संपत्ति पर कब्जा करना, उपहार एवं अनुदान, सरकारी संपत्ति एवं उद्योगों से प्राप्त आय। ये सब ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये सरकारी आय का यानी कि सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत है। तो आइए पहले हम टैक्स को जानते हैं। ये टैक्स को हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों का जो रहा वो इसका वर्गीकरण कई तरीके से किया, समझे। उसका हम नोट्स आपको पीडीएफ में दे देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में आप इसके वर्गीकरण को पहले जान लीजिए, उसके बाद हम स्रोत को जानेंगे। इसका जो बंटवारा किया गया उस चीज़ को एक दो अर्थशास्त्री के बारे में जान लीजिए। पहला थे प्रोफेसर एडम्स। प्रोफेसर एडम्स के अनुसार इन्होंने बतलाया कि सार्वजनिक आय के दो भाग होते हैं। इन्होंने दो भागों में बांटने का प्रयास किए, एक भाग और दूसरा भाग में इन्होंने बांटने का प्रयास किए। पहला भाग में इन्होंने बतलाए कि पहला राजकीय संपत्ति से प्राप्त आय, यानी कि राजकीय से प्राप्त आय, इन्होंने पहला तरीका बताया। इसके अंतर्गत सरकारी भूमि, खानों, बागानों इत्यादि से प्राप्त होने आय को सम्मिलित किया। दूसरा इन्होंने बतलाया नागरिकों से प्राप्त होने वाली आय, यानी कि राजकीय के जगह कर दीजिए नागरिकों। दूसरा क्या है? नागरिकों से प्राप्त है। इसके अंतर्गत वह आय शामिल होते हैं जिसे नागरिक से प्राप्त किया जाता है। इसमें करों से प्राप्त आय अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि टैक्स से जो प्राप्त होता है वो आय महत्वपूर्ण है। उसी तरह प्रोफेसर सेलिंगमैन का वर्गीकरण था कि निःशुल्क आय। इनके अनुसार निःशुल्क आय, निःशुल्क, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर सेलिंगमैन ने बतलाया कि निःशुल्क आय, इसके अंतर्गत निःशुल्क आय में मतलब कि जिसके प्रति हमें कोई देय ना उत्पन्न हो, यानी कि इसे प्राप्त करने के बाद हमें जो कोई सरकारी खर्च ना करना पड़े, कोई तरह का व्यय नहीं करना पड़े। दूसरा इन्होंने बतलाए अनुबंधात्मक आय। दूसरा अनुबंधात्मक आय, इसके अंतर्गत अनुबंधात्मक इसके अंतर्गत
रेल, डाक तार तथा विभिन्न तरह के सरकारी उद्योगों को से प्राप्त होने वाली आय को इन्होंने शामिल किया। तीसरा है अनिवार्य आय। अनिवार्य आय में के अंतर्गत कौन कौन चीज सा आ जाता है? तीसरा इन्होंने बतलाया अनिवार्य। अनिवार्य मतलब क्या आ जाएगा? टैक्स, तो क्या आ जाएगा? कर, शुल्क, जुर्माना, जो अनिवार्य रूप से देना ही देना है। शुल्क एवं विशेष कर निर्धारण आदि को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कई अर्थशास्त्री आए और उन्होंने अपना अपना वर्गीकरण बतलाया। उस चीज़ का मैं आपको नोट्स PDF में दे दूंगा, आप उस चीज़ को डिटेल पूर्वक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रमुख स्रोत, सार्वजनिक आय के प्रमुख स्रोत पर को जानते हैं। पहला है टैक्स। टैक्स जो होता है, तो ये टैक्स वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि कर सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत बन चुका है। जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कर के अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है, जैसे कि प्रोफेसर डाल्टन ने कहे थे कि कर किसी सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वह अंशदान है जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा में कोई संबंध नहीं हो, मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। उसी तरह सेलिग्मैन ने बतलाए कि कर एक व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वह अनिवार्य अनुदान है जिससे सरकार के उन व्यक्तियों की पूर्ति की जा सके, उन व्ययों की पूर्ति की जा सके जो सबके हित के लिए हो तथा करों का विशेष लाभ प्रदान करने में कोई संबंध नहीं होता है। उसी तरह एडम्स ने बतलाया कि कर नागरिकों द्वारा राज्य की सहायता के लिए दिया जाने वाला अंशदान है। और इन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं भी बतलाई प्रोफेसर एडम्स ने टैक्स के अंतर्गत। तो ये इसका टैक्स मतलब सरकार को दिए जाने वाला एक आय को हम मान लेते हैं, अपनी आय के हिस्से को मान लेते हैं जो सरकार को हम टैक्स देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एडम्स ने बतलाया कि पहला विशेषता क्या था कि अनिवार्य अंशदान। अनिवार्य में अभी हम आप लोग को क्या बतलाए, यानी कि कर, शुल्क, जुर्माना आदि को इसमें शामिल किया जाता है, जिससे क्या है कि ये उम्मीद नहीं किया जाता है कि इसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त करना है, इससे कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा इन्होंने बतलाए करों से प्राप्त सबके हित में व्यय की जाती है। इसकी विशेषता क्या थी कि करों से प्राप्त जो आय होता है सरकार को, वह सबकी एक सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए खर्चा करता है, सरकार खर्च करती है। तीसरा विशेषता है कर किसी विशेष सेवा के लिए किया जाने वाला भुगतान नहीं है, इसकी विशेषता है। चौथा है सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है यह। पांचवा है व्यक्तियों का भुगतान, जो व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है कर वो वस्तु तथा संपत्ति अथवा आय पर लगाया जा सकता है, किंतु इसका भुगतान व्यक्ति द्वारा अपनी आय में से ही किया जाता है। तो कारारोपण के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। ये टैक्स जो है इसका कुछ उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? पहला आय प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य है आय एवं संपत्ति में असमानता दूर करना, जो चीज़ हमने डिफिनेशन के टाइम में बतलाए थे, आय की असमानता दूर करना। तीसरा है विनिमय एवं नियंत्रण। इस तीसरा क्या विशेषता है, उद्देश्य इसका है विनिमय, इसका तीसरा विशेषता क्या है? नियमन एवं नियंत्रण।
चौथा है राष्ट्रीय आय को एक उपयुक्त स्तर पर बनाए रखना। पांचवा है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना। ये टैक्स का मुख्य उद्देश्य था। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टैक्स जो है यह एक हमारे आय का सार्वजनिक आय का एक ये सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत है जो जनता जो पब्लिक के द्वारा सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से व्यय किया जाता है, जो किसी सेवा के बदले वो व्यय करते हैं। तो इस प्रकार से ये टैक्स था। टैक्स को हम डिटेल से आगे वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टैक्स का कराधान का सिद्धांत वगैरह में टोटल चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ शॉर्ट में संक्षेप में हम आपको बता दें कि टैक्स का होता क्या है। दूसरा है शुल्क। शुल्क जो है वह फीस ये सेलिंगमैन ने बतलाए, प्रोफेसर सेलिंगमैन ने बतलाए कि फीस एक ऐसी भुगतान है जो सरकार द्वारा मुख्य रूप से जनहित में बार बार की जाने वाली सेवा की लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जाता है तथा शुल्क भुगतान करने वाले को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। फीस का संबंध सरकारी एजेंसी द्वारा की जाने वाली प्रशासनिक सेवा से होती है, जैसे शिक्षा के बाद आप ले सकते हैं इसमें चिकित्सा शुल्क, स्वास्थ्य शुल्क, आगे लिख सकते हैं जो जुडिशियल यानी कि न्याय शुल्क। ये सब जो हम स्कूल कॉलेजों में जो फी पेड किया जाता है, ये सब चीज़ों को शामिल किया जाता है फीस के अंतर्गत। अब इसकी विशेषता, हम शुल्क का विशेषता बतलाते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि शुल्क एक अनिवार्य अंशदान है। शुल्क अनिवार्य रूप से हमें पे करना ही पड़ता है। पहला क्या है, अनिवार्य अंशदान है। शुल्क का इसे भुगतान करने वाले के प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष। जबकि प्रत्यक्ष संबंध होता है किससे, जो व्यय करता है। और टैक्स जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। वहीं शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा की गई किसी सेवा की कुल लागत अथवा इसके एक भाग को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या कहते हैं, ये इसका विशेषता थी। अब हम आइए जानते हैं कर और शुल्क को कंपेयर करते हैं। कर एवं शुल्क, ये कर एवं शुल्क को हम कंपेयर करते हैं तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर और शुल्क दोनों ही सार्वजनिक उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं। और इसमें कंपेयर करें तो कर जो है वह क्या है, अनिवार्य है, तो शुल्क भी अनिवार्य है। अगर देखें तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, तो ये सिर्फ प्रत्यक्ष है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह सकते हैं शुल्क का प्राप्त किए जाने वाले लाभ से कोई अनुपातिक संबंध नहीं होता है। मतलब शुल्क का जो प्राप्त किए जाने वाले लाभ होता है वो जो प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैसे शुल्क क्या है, मुकदमा लड़ने के लिए जो न्याय को दिया जाता है उस शुल्क को मानते हैं। जो हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं उसको शुल्क हम मानते हैं। तो इस प्रकार से शुल्क ये है। और दोनों में असमानताएं को देखें तो कर एवं शुल्क की असमानता, शुल्क का संबंध विशेष लाभ से होता है जबकि कर का विशेष सेवा से कोई संबंध नहीं होता है। शुल्क की राशि लगभग उतनी ही होती है जिससे उसकी सेवा की लागत पूरी हो सके, किंतु कर के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। अब आइए इसका तीसरा स्रोत, विशेष कर निर्धारण। तो विशेष कर निर्धारण वह अनिवार्य अंशदान है जो विशेष लाभ के अनुपात में लगाया जाता है और जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण के लिए संपत्ति के विशेष सुधार की लागत
प्राप्त करना है। विशेष निर्धारण की उन्नति लेवी अथवा विकास लेवी भी कह सकते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। सरकार किसी गांव के सभी सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करती है तो इससे उस गांव की कृषि भूमि का मूल्य बढ़ जाता जाएगा, और जब सरकार इस व्यय की पूर्ति के लिए गांव के लोगों पर टैक्स लगाएगी तो इसे विशेष कर निर्धारण कहेंगे। साधारण रूप में विशेष कर निर्धारण स्थानीय सरकारों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में विशेष सुधार के लिए लगाए जाते हैं। यह विशेष कर निर्धारण उन्हीं व्यक्तियों के लिए लिया जाता है जो इन सुधारों से लाभान्वित होते हैं। विशेष कर निर्धारण की भी विशेषता है, इसकी भी विशेषता पहला, इसमें विशेष उद्देश्य का तत्व पाया जाता है। इसमें सरकारी सेवा से मिलने वाली विशेष लाभ को मापा जा सकता है। इसका प्रयोग स्थानीय सरकारों एवं सामान्य हित में किया जाता है। विशेष कर निर्धारण आरोही नहीं होती बल्कि प्राप्त होने वाले लाभ के अनुसार अनुपाती होते हैं। यह किसी विशेष स्थान की विकास की लागत को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। इसकी तीसरा स्रोत है व्यावसायिक आय अथवा कीमत। व्यावसायिक आय से वे प्राप्तियां हैं जो कि सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतों के रूप में प्राप्त होती है। कीमतें विशेष वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरकार को दिया जाने वाला भुगतान है। तो कह सकते हैं कि जब सरकार किन्हीं वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए जनता से भुगतान लेती है तो उसे कीमत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति यदि पोस्ट ऑफिस से लिफाफा खरीदता है तो उसे कीमत देनी पड़ती है, अथवा रेल में से सफ़र करने पर किराया देना पड़ता है। ये रहा व्यावसायिक आय अथवा कीमत। अगला है आपका इसमें आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ अंतर कीमत और शुल्क में भी अंतर पाया जाता है। तो शुल्क एक अनिवार्य भुगतान है जबकि कीमत स्वैच्छिक है। शुल्क में कर की भांति आदान प्रदान का तत्व पाया जाता है जबकि यह तत्व कीमत में अनुपस्थित होता है। दोनों में कीमत और टैक्स में अंतर अब हम जान सकते हैं। इसमें भुगतान की अनिवार्यता, किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसे अनिवार्य रूप से उसका भुगतान करना होता है, लेकिन जो कीमत होता है वह अनिवार्यता का तत्व नहीं होता है। यदि कोई सरकारी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग ना करना चाहे तो वह कीमत का अदा नहीं करेंगे। दूसरा है प्रत्यक्ष लाभ। कर के बदले करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, जबकि क्या होता है ये कीमत या व्यावसायिक जो आय है इससे ये क्या होता है, कीमत का भुगतान पर इसके बदले वस्तु या सेवा प्राप्त होते हैं। अगला है लाभ और लागत में अंतर होता है। करों में कर की राशि और करदाता को सरकार से मिलने वाली लाभ में कोई संबंध नहीं होता, किंतु कीमत से होने वाली तुरंत लाभ मिलता है। इसका अगला स्रोत है अर्थदंड एवं जुर्माना। किसी कानून को भंग करने के कारण व्यक्तियों पर सरकार द्वारा जो प्रभार लगाया जाता है उसे जुर्माना या अर्थदंड कहते हैं। अर्थदंड आय का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं माना जाता है क्योंकि वास्तव में ये आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं लगाए जाते हैं, वरना इसका उद्देश्य यह होता है कि लोगों को अपराध करने से रोका जा सके। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि इसके राज्य में अपराधों और कानून तोड़ने की घटनाओं में वृद्धि और उसे अधिक आय प्राप्त हो, वृद्धि हो या और उससे अधिक आय प्राप्त हो। अगला है मृतक की संपत्ति पर कब्जा। कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार ऐसे लोगों को संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है जिसकी मृत्यु हो गई तथा जिसके कोई वारिस नहीं है। ऐसी स्थिति में
बहुत ही नगण्य मिलता है। अतः यह माना जा सकता है कि आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है यह। अगला है उपहार एवं अनुदान, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। तो उपहार के अंतर्गत ऐसे ऐच्छिक अनुदानों को शामिल किया जाता है जो व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा सरकार को दिए जाते हैं। ये उपहार सरकार को युद्ध या किसी प्राकृतिक संकट के समय प्राप्त होते हैं। सरकारी आय में उपहारों का कोई बड़ा योगदान नहीं है। अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दिए जाते हैं तथा आय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। कई देशों में स्थानीय संस्थाओं का यह आय अनुदान के रूप में होता है, जबकि संघीय सरकार के ढांचे में भी केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, जो या तो शर्त रहित हो सकते हैं अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। कभी कभी एक देश की सरकार द्वारा भी दूसरे देश की सरकार को अनुदान दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी विभिन्न सरकारों को अनुदान देती है। जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी में एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को अनुदान भेज रही है। भारत में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान भेजी जा रही है। ये अनुदान ये या उपहार मानिए इस चीज़ को दिया जा रहा है। कोरोना जैसे यानी कि इसे कोरोना का क्या कहते हैं, कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से बचने के लिए एक सरकार दूसरे सरकार को अनुदान या उपहार के रूप में प्रदान कर रही है। अगला है सरकारी संपत्ति एवं उद्योगों से प्राप्त आय। अगला इसकी स्रोत क्या है, सरकारी संपत्ति एवं उद्योगों से प्राप्त आय। सरकारी संपत्ति में क्या आ जाएंगे, वन, ये खनन जो होता है, भूमि से प्राप्त आय, ये सबको शामिल किया जाता है। खानों यानी कि वनों से, खानों से, भूमि से प्राप्त होने वाली आय। आजकल बहुत से देशों में सार्वजनिक उद्योगों का विस्तार हो रहा है। जैसे भारत में लोहा और इस्पात उद्योग, घड़ियों का उद्योग इत्यादि को मान सकते हैं। सरकार कई उद्योगों को इसलिए चलाती है कि ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। कुछ उद्योग सरकार इसलिए अपने हाथ में लेती है क्योंकि उनकी बड़ी लागत को देखते हुए वे निजी सामर्थ्य के बाहर होते हैं। जैसे भारत में रेल उद्योग, यद्यपि इन उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, फिर भी सरकार को इनसे आय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हम सार्वजनिक आय के स्रोत पढ़ लिए। तो स्रोत का कम्प्लीटली ये था। हम इसका PDF आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।